आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी के बांदा दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और कांग्रेस संगठन का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के किताब पर मचे सियासी घमासान पर भी अपनी बात रखी। सीएम ने कहा कि यह खुर्शीद के व्यक्तिगत विचार है, कांग्रेस का इस किताब से कोई लेना देना नहीं है। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस से पूछकर किताब नहीं लिखी है। वहीं भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि हिंदुत्व की सोच सावरकर की है, कांग्रेस की सोच परंपरागत है। भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच ही देखिए, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, कांग्रेस के इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने पुस्तक लिखी, कोई कांग्रेस से पूछ के लिखा नहीं। उनके उसके बचाव उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो देखिए, ये हिंदुत्व वाले जो शब्द है या हिंदुइज्म की बात करते हैं, वो सावरकर की सोच है, हमारी सोच नहीं है। कांग्रेस की सोच तो परंपरागत जो विचारधारा है। और छत्तीसगढ़ के लिए बन रहे पैसा कानून प्रारूप की समीक्षा के लिए पंचायत मंत्री TS सिंहदेव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। राजधानी की न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी विधायकों और सांसदों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के अलावा सांसद ज्योत्सना महंत और केवल 3 विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, लखीश्वर बघेल और देवेंद्र बहादुर सिंह की वहां उपस्थित रहे। बाकी सभी विधायक और सांसद किसी न किसी वजह से अनुपस्थित रहे। बैठक में पेसा कानून के एक सेक्शन पर चर्चा कर सभी जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए। विधायक लखीश्वर बघेल ने सुझाव दिया कि नए पेसा कानून में न्याय एवं शांति समिति के गठन का प्रस्ताव है। इसमें व्यवस्था की गई है कि पेसा क्षेत्र में अपराध होने और किसी की गिरफ्तारी की स्थिति बनने पर पुलिस को न्याय एवं शांति समिति को 48 घंटे पूर्व सूचना देनी होगी। इसे कम करके 24 घंटे करना चाहिए। इसके अलावा पेसा क्षेत्र में कोई नए नियम बनाने के पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के लिए राय लेनी होगी। यह भी सुझाव दिया गया। उन सुझावों का अंतिम प्रारूप बनाकर मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। नियम जो बनने हैं कानून के छत्तीसगढ़ में, उसके संदर्भ में राय, अंतिम राय ले रहे हैं। विभागों के पास भी भेज दिया है। ये सारी जानकारियां अंत में कैबिनेट में रखने के पहले मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और उनके तरफ से भी कोई रखे और फिर कैबिनेट में प्रस्तुत। और छत्तीसगढ़ में अब लंबे अरसे के बाद स्कूलों को 100% उपस्थिति के साथ खोलने की तैयारी चल रही है। 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार फिलहाल कम नजर आ रही है। इसको देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखने की भी तैयारी की है। प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बेहद कम हो गई है, इसलिए शिक्षा विभाग पूरे तरीके से स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेज या अन्य पद्धति से हो रही पढ़ाई के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है। कई छात्रों के पास मोबाइल या डेटा नहीं है। दूसरी कई दिक्कतें भी आ रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया और इसके लिए शिक्षकों को भी तैयार रहने को कहा गया है। लेकिन चूंकि कोरोना अब कम है, तो ऐसी स्थिति में विचार कर सकते हैं कि पूरी क्षमता से स्कूल का संचालन हो, पर इसके लिए कैबिनेट में चर्चा होगी और कैबिनेट का जो फैसला होगा उसके अनुसार से स्कूल का संचालन होगा। और छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में 22 नवंबर को सरकार स्कूलों को 100% उपस्थिति के साथ खोलने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने स्कूलों की भी चिंता बढ़ा दी है। राजधानी से सटे बीर गांव के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां छात्रा की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आनंद फानन में डीओ ने स्कूल को 3 दिन बंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य बच्चों का कोरोना टेस्ट कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित बच्ची अपने परिजनों के साथ बूढ़ा तालाब गार्डन घूमने गई थी। वहीं कोरोना टेस्ट कराने पर पॉजिटिव मिली है। परिजनों ने बताया कि संक्रमित बच्ची पिछले 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी।
पॉजिटिव मिली है और वो बच्ची 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी, तो अन्य बच्चे उनके संपर्क में नहीं हैं। तथापि स्कूल को एहतियात बरतते हुए अभी बंद करा दिया गया है। कोई सिम्टम दिखाई देता है तो ज़रूर उसका टेस्ट कराएंगे। वहाँ पर भी जो जांच केंद्र है वहाँ जाके वो करवा सकते हैं। महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा गर्मा गया है। भाजपा जहां प्रदेश सरकार से वैट कम करने की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस भी महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी बताते हुए जन जागरण और पदयात्रा कर रही है। अंबिकापुर में कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल होकर जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण और उनकी नीतियों से जो महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, उसके विरोध में हमारे प्रदेश के हर बूथ तक पहुंचने का कार्यक्रम बनाया गया है और ये 29 नवंबर तक चलेगा। और हम जन जन को बताएंगे केंद्र की सरकार को आने वाले समय में उखाड़ फेंकना है, क्योंकि पूरे देश को बेचने का काम और महंगाई बढ़ाने का काम ये कर रही है। मोदी जी ने कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, उन्होंने किया नहीं और आज आसमान छू रहा है डीजल पेट्रोल का दाम और महंगाई बढ़ते जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की सरकार यात्रा निकाल रही है जन जागरण में। इसका सफलता मिलेगा। बीजेपी के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों की चिंतन बैठक चल रही है। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक ले रहे हैं। अब तक बीजेपी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हो चुकी है। आने वाले दिनों में किसान, युवा, महिला, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक होनी है। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने बताया कि इस बैठक में अगले विधानसभा चुनाव में किस तरह से सरकार बनाई जाए, इस पर पदाधिकारियों की राय ली जा रही है। इसके अलावा मोर्चा के सभी वर्ग से लोगों को जोड़ने और उनकी मांगे, समस्याएं, प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी, इन तमाम मुद्दों पर राय ली जा रही है। इस बैठक के बाद प्रदेश प्रभारियों की उपस्थिति में 19 से 20 दिसंबर को सभी 7 मोर्चा की संयुक्त कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिए गए निर्णय और राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही मोर्चा को अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी में रखकर और हम अपने वोट बैंक बढ़ाएं, अपने संगठन को मजबूत बनाएं और आने वाला 2023 में भारतीय जनता पार्टी की कैसी सरकार बन सकता है, इन सारी विषयों पर उन लोगों से बातचीत हो रही है। 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ में आरएसएस का बड़ा आयोजन है, जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी शामिल होंगे। मुंगेली जिले के मतकू द्वीप में आरएसएस के घोष शिविर में संघ प्रमुख शिरकत करेंगे और इस दौरान प्राचीन गणेश मंदिर के दर्शन के साथ दीपदान और सामाजिक प्रमुखों से भी मुलाकात कर कार्यक्रम तय किया गया है। आयोजन को लेकर तैयारी और घोष दलों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। मौके का जायजा लिया संवाददाता जितेंद्र थवाइट ने। आरएसएस छत्तीसगढ़ में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। 19 तारीख को मुंगेली जिले के मतकू द्वीप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। घोष शिविर का ये कार्यक्रम है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करने वाले हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कार्यक्रम स्थल में। आप देख सकते हैं मतकू द्वीप में ये कार्यक्रम की जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। मंच का जो यहाँ पर काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही जो घोष दल है उनका यहाँ पर प्रशिक्षण जो है अभी वो किया जा रहा है। हमारे साथ कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं किस तरह का कार्यक्रम है डॉक्टर भागवत जी का और ये क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ प्रांत द्वारा घोष के वादकों का यहाँ पर दिनांक 19 को शाम 3 बजे से और प्रदर्शन होगा पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी के सामने। उस समय आसपास के गाँव की जनता भी रहेगी। हमारे पूरे रायपुर और बिलासपुर के जो प्रशिक्षित घोष वादक हैं, आप सब अभी सामने देख ही रहे हैं, वो अपना प्रदर्शन का अभ्यास कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन के अभ्यास के पश्चात माननीय मोहन भागवत जी का हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उसके पश्चात हम अपने वो हमारी बैठक भी ले सकते हैं। उस बैठक के पश्चात हम अपने
गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। ये समाज प्रमुखों से भी मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है, दीपदान भी करने वाले हैं और किस तरह का ये आयोजन होने वाला है। हाँ, उस कार्यक्रम के पश्चात क्योंकि 19 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन यहाँ पर प्रतिवर्ष दीपदान का कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। उस दीपदान में भी वो सहभागी होंगे और यहाँ की जो ग्रामीण जनता है वो भी उस कार्यक्रम की साक्षी होंगी। बिल्कुल, तो इस तरह से ये तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। संघ प्रमुख का ये आयोजन यहाँ पर होने वाला है। 19 तारीख को एक बड़ा आयोजन अगर कहें तो मतकुद्वीप में RSS का होने जा रहा है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, मतकुद्वीप, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले जिसमें नक्सल प्रभावित या पिछड़े आदिवासी इलाके शामिल हैं, उन गांवों में अब जल्द ही 4G टावर की सेवा उपलब्ध होगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के तहत 7,267 गांव में 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार 6,667 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसी तरह इन आकांक्षी जिलों और पिछड़े क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र के माध्यम से बस्तर समेत अन्य आकांक्षी जिलों में बेहतर सुविधाएं देने का आग्रह किया था। और इस प्रोजेक्ट से देश के इन क्षेत्रों को जहां पर अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे नागरिकों को ई-गवर्नेंस का भी सेवाएं उपलब्ध होंगी। बीजापुर से 7 दिन पहले अगवा इंजीनियर अजय लकड़ा को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। पेदाकुरम गांव में जन अदालत के बाद नक्सलियों ने इंजीनियर को रिहा कर दिया है। जन अदालत में अजय लकड़ा की पत्नी अर्पिता भी मौजूद थी। पेदाकुरमा में लगाए गए इस जन अदालत में बड़ी संख्या में ग्रामीण और नक्सली मौजूद थे। उपस्थित लोगों के जनादेश के बाद नक्सलियों ने अजय लकड़ा की रिहाई का फैसला लिया और दोपहर करीब 3 बजे उन्हें मीडिया के साथ जिला मुख्यालय भेज दिया गया। 7 दिनों तक नक्सलियों के साथ बिताए पल को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी रिहाई उनके लिए पुनर्जन्म से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि हर पल उन्हें ऐसा लगता था जैसे थोड़ी ही देर में उनकी हत्या हो जाएगी। अजय लकड़ा ने यह भी बताया कि ठेकेदार होने की आशंका के चलते उनका अपहरण कर लिया गया था। नक्सलियों ने इंजीनियर के साथ ही भृत्य को भी अगवा कर लिया था, जिसे 2 दिन बाद ही छोड़ दिया गया था। हमको पकड़ लिया गया और हमसे पूछताछ की गई कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो। सारे जंगल घुमाया गया मेरे को। तो लास्ट में ये जहाँ से मुझे निकाले, जहाँ से मुझे छोड़ा, एरिया तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। कहूँ कि सभी पत्रकार, सभी जो भी दुआ किए मेरे लिए, वो दुआ रंग लाई, जिस कारण से मैं आज़ाद हो पाया। 7 दिनों तक मुझे ऐसा लग रहा था कि विश्वास तो था कि सही सलामत आ जाएंगे, लेकिन इतना 100% श्योर नहीं थी कि वो आएंगी। लेकिन मैं सभी मीडिया के भाई बहनों जिन्होंने मेरा इस आंदोलन में साथ दिया कि हम लोग 7 दिन तक जंगल में हर जगह, हर गांव, हर पहाड़, नदी, ऐसा जगह ढूंढा और आज वे सकुशल मेरे सामने है। उधर रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। चाकूबाजी की घटना फिर सामने आई है। चाकूबाजी नहीं थम रही है। गुड़ियारी के हनुमान मंदिर के पास ये चाकूबाजी हुई है। तो बर्थडे केक काटने के दौरान चाकूबाजी हो गई। पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी करके मोबाइल भी लूट लिया है। एक नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों का मुंडन करके उनका जुलूस निकाला है। गुड़ियारी पुलिस की यह कार्रवाई है। अपराध कम करने के लिए राजधानी पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। गुड़ियारी के हनुमान मंदिर के पास चाकूबाजी हुई। बर्थडे केक काटने के दौरान ये चाकूबाजी हुई और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये तस्वीर आप देखिए, जहां एक नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने उनका मुंडन किया, उनका जुलूस भी निकाला उस इलाके में जहां ये घटना हुई। और अब मंगलवार को सीबीआई ने कोरबा जिले के दर्री के छत्रपाल सिंह कंवर नामक एक व्यक्ति को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में गिरफ्तार किया है। इंटरनेट पर बच्चों की अश्लील तस्वीरें या वीडियो अपलोड करने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। कोरबा के दर्री में रहने वाले छत्रपाल सिंह के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान की जांच कर उसे जब्त किया गया है।
उस पर आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने के आरोप है। सीबीआई ने छत्रसाल को 20 नवंबर तक दिल्ली तलब किया है। देश भर में सीबीआई ने 70 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है और 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की है। कोरबा के छत्रपाल सिंह का नाम भी सीबीआई की लिस्ट में था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम लगातार बच्चों से जुड़े यौन अपराध के मामले में यह कार्रवाई कर रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इस एक्ट के अस्तित्व में आने के बाद से छत्तीसगढ़ में करीब 100 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से केवल रायपुर जिले में 2020 में 28 और 2021 में अब तक 36 मामले दर्ज हुए हैं। तो जिले रायपुर में इसमें 2020 में लगभग 28 मामले इस संबंध में दर्ज किए हैं और 2021 में 36 मामले अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें विवेचना की जा रही है। अधिकांश मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं को अब अतिरिक्त सुरक्षा निधि में बड़ी राहत देते हुए इसे आधी कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि में 50% की कमी की गई है। इसके बाद अब घरेलू उपभोक्ता की जारी की गई राशि से कम बिल जमा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है उन्हें अगले महीने इसका लाभ देते हुए उनकी ओर से जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की 50% राशि को बिजली बिल में समायोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के स्थायी निर्देशों के तहत सुरक्षा निधि लेने का नियम है। हर साल पिछले 12 महीने के उपयोग किए गए बिजली की औसत खपत की गणना करके अक्टूबर में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के अंतर की राशि ली जाती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।